अच्छा रामकृपाल जी, यहां पर सवाल ये तो उठेगा कि इतिहास तो बन गया, नई संसद में 27 साल पुराना लटका हुआ बिल पारित हो गया, लेकिन ये सवाल कितना मौजू, कितना जायज है कि जब इसी सूरत में बिल लेकर आना था, 2014 के मैनिफेस्टो में शामिल था, 2019 के मैनिफेस्टो में शामिल था, तो 9.5 साल क्यों लग गए? नहीं, देखिए, मैं 9.5 ही नहीं 27 साल लग गए, मतलब 27-28 साल के करीब। और ये महिलाओं को आरक्षण मिले, ये लड़ाई 27 साल ही नहीं, ये बहुत पहले से लड़ाई शुरू हो रही थी। इसके लिए तमाम तरह के वो भी चल रहे थे। खैर, फाइनल ये 2000, मतलब जिस रूप में आज हम चर्चा कर रहे हैं, 2010 में पेश हुआ बाकायदा, और राज्यसभा से पास भी हो गया। लोकसभा से जिस लिए नहीं पास हो पाया, एक ही कारण था कि इसमें ओबीसी और बाकी को वो जो आज कहा जा रहा है वो मांगा जा रहा था। तो उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं माना, तो इसलिए वो नहीं पास हो सका। अगर उसी समय यूपीए गवर्नमेंट ये बात मान लेती, तो जो आज राहुल जी कह रहे हैं रिग्रेट है, इतना सब कुछ हुआ, फाड़ा गया और धमकी दी गई कि सरकार गिरा देंगे, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार ने नहीं माना इसको कि ओबीसी को लेंगे, और वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। तो मोदी सरकार ने तो उस चीज को सिर्फ, जैसा विनोद कह रहे थे, ठंडे बस्ते से निकाल करके बाहर कर ला दिया है। उसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं किया है। लेकिन जितने पिछले सालों में रामकृपाल जी, ओबीसी को लेकर एक जो जागरूकता, या जिस तरीके से ओबीसी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनते हुए दिखे, प्रधानमंत्री ने क्लेम किया, मैं खुद ओबीसी समुदाय से आता हूं, विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाएं शुरू हुई। शायद 2010 में ओबीसी का ये मुद्दा उतने राजनीतिक विमर्श में नहीं था। ऐसा नहीं है, था तब भी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए, ये जो रिजर्वेशन का है, इसको लोग ऐसे समझ ले रहे हैं कि जैसे बाकी रिजर्वेशन है नौकरियों वाला, जो मंडल के साथ हुआ था। देखिए, उसमें बेसिक क्या होता है कि बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, छोटा। ये यहाँ एमपी और एमएलए बनने का सवाल है, और ये अच्छी तरह से जानते हैं। आज की तारीख में देखिए, ये डिजिटल मीडिया है ना, गांव-गांव में टीवी देखा जाता है। एक एक चीज़ जो बहुत कम पढ़ा लिखा है वो भी, जैसे फिल्में देख सकते हैं लोग और समझ लेते हैं, वैसे ही सब राजनीति की बारीकियां भी समझते हैं। सबको ये पता है कि एक एमपी बनने के लिए कितने करोड़ रुपए और कितने लाख रुपए एमएलए बनने के लिए खर्च किए जाते हैं। जिनकी इस छोटी जातियों में या पिछड़ी जातियों में जिनकी हैसियत है, वो पहले से राजनीति में हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि ये निश्चित तौर पर मैं भी ये चाहता था कि ये जितनी जल्दी लागू हो जाता होता। ये हमें भी अटपटा लग रहा है। और जब इस देश में कोई बिल इतने भारी बहुमत से पास हो सकता है, संविधान संशोधन हो सकता है, तो आगे के लिए भी अगर कोई संविधान संशोधन करना पड़े तो आप कर सकते थे। मेरा तो यही मानना है। और महिलाओं के नाम पे कोई भी इस समय विरोध करने की स्थिति में नहीं है कोई पार्टी, तो ये हो सकता था। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, हमें ये गारंटेड नहीं है कि अनंत काल तक बीजेपी रहेगी। अभी जैसे इंडिया के लोग, अभी कल यही एक कांग्रेसी, शायद आपके यहाँ ही था, एक प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी 2014 में उगते हुए सूरज थे, 2019 में जब आए तो दोपहर के सूरज थे, और 2024 में वो ढलते हुए सूरज हैं, चले जाएंगे। तो मेरा कहना है 6 महीने बाद एनडीए अगर सत्ता में आ रही है, तो जो रिक्वायरमेंट, एक बिल जो 27 साल से रखा था, उसको कम से कम अब संविधान में वो आ गया है। कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो या इंडिया जो नया गठबंधन इसकी हो, कोई भी सरकार अब इस पे, जैसे कहते हैं ना, टंगड़ी मार के बैठ नहीं सकती है। क्योंकि देखिए, उसको तो इम्प्लीमेंट करना ही होगा, टाइम आप चाहे जितना ले लें। क्योंकि अब जो है, आपने एक बात ये भी कही जाती है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं इसलिए आ रहा हूं, उस पर बता रहा हूं। देखिए, आपने महिलाओं का भरोसा बढ़ा दिया है। और एक बात मैं कहता हूं कि अगर सरकार बदलती है तो मई के आखिरी हफ्ते में चाहे बीजेपी आएगी या अपोजिशन सरकार आएगी, जो भी आता है, उसके लिए चुप बैठना मुश्किल होगा। क्योंकि इसी 2024 में ही महाराष्ट्र और
हरियाणा के चुनाव होंगे, तो आपको लगातार उन्हीं महिलाओं के, जिस ग्रुप के आपने एस्पिरेशन आज बढ़ाए हैं, आपको हर साल, हर 6 महीने बाद उनके पास जाना है। चाहे वो स्टेट के लिए जाना है, चाहे सेंटर के लिए जाना है, वो चाहे ग्राम पंचायत के लिए जाना पड़ेगा। यही पार्टियां हैं। इसलिए आप उस पर तगड़ी मार के नहीं इसको नहीं बैठ सकते। लेकिन डिले आशुतोष जी नहीं ने, कर सकते हैं। रामकृपाल जी, आशुतोष जी ने जहां से बात शुरू की कि एक छोटा सा अमेंडमेंट था, संशोधन के जरिए ओबीसी जिन्हें शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में 27% का आरक्षण है, एक छोटा सा अमेंडमेंट करते और 27% का आरक्षण दे देते। इसमें कहां कोई दिक्कत थी जब ओबीसी के नाम पर इतनी चर्चा है? रामकृपाल जी, आप इसी सवाल है। हाँ, मुझसे क्या, अच्छा मैं समझा आशुतोष जी से आप पूछ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा, ये हाँ, शुरुआत उन्होंने की। नहीं मैं आशुतोष की बात बिल्कुल, मैंने खुद कहा कि मेरे लिए खुद ये आश्चर्य का विषय रहा। हालांकि मैं बताऊं आपको, जिस दिन ये स्पेशल सेशन की बात शुरू हुई थी, लगातार मैं कह रहा था, अच्छा मुझे कहीं से कोई सूचना नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस नए संसद में मोदी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे विरोध हो, चाहे वो सीमित दायरे में भी। तब मैंने लिखा था, 8 सितंबर को मेरा एक लेख छपा था, उसमें मैंने स्पेसिफिक लिखा था ये बात कि आएगा तो महिला आरक्षण बिल की ही ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि एक ऐसा बिल होगा जिसका विरोध नहीं कर पाएगा, और सिर्फ चुनाव हानि लाभ नहीं, मोदी जी के जो काम करने की स्टाइल है, मैं चाहता हूं कोई ऐसा वो काम करके जाएंगे जो जरूरी नहीं कि चुनाव जिता दे या हरा दे। एक होता है ना कि मैंने एक ऐसा काम कर दिया है, तो मैं ये बात कह रहा था, इसलिए नहीं भी विनोद, तो मैं खुद आश्चर्यचकित था कि ये जो है इतना डिले किया गया, डिलिमिटेशन, मुझे उसकी संविधान की ज्यादा जानकारी नहीं है क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये बात मान के चलता हूं कि एक जीवंत लोकतंत्र में अगर 128 संविधान संशोधन हो सकते हैं 73 साल में, तो 2 संविधान संशोधन और होकर के इसको लागू किया जा सकता है। हाँ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटा। सबसे बड़ी बात है कि एक कदम तो आगे बढ़ा है। हाँ। वो 27 साल के बाद उसको संविधान में लाया गया। आप अपनी बात कहिएगा, मैं उसमें एक सवाल शामिल कर देती हूँ कि 27 साल बाद एक कदम आगे बढ़ने का जश्न मनाना जायज है, या फिर सवाल जो है जायज उसको उठाना जायज है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं अपनी बात कह दूं, जो लाइटर नोट में है वो बात, और रामकृपाल जी की ही बात है जो मैं कह रहा हूं कि इस महिला आरक्षण बिल में हमेशा 2 लोग याद किए जाएंगे, एक नरेंद्र मोदी जी और एक ओवैसी जी। हाँ, जब भी आएगा कि लोकसभा में किसने विरोध किया, लाने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार और विरोध करने वाले 2 लोग ओवैसी जी की पार्टी के। तो ओवैसी जी ने भी अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया है। हम इसको, रामकृपाल जी ने बात कहा था, तो मैंने लाइटर नोट में बात कही। दूसरी बात आपने कहा कि 27 साल का बाद आगे बढ़ने का जश्न मनाया जाए या सवाल उठे, मुझे लगता है दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। जश्न भी मनाना चाहिए क्योंकि 27 साल एक बहुत बड़ा डेडलॉक टूटा है, जो भी रामकृपाल जी कहे, तो मैंने भी कहा था। अब ये शामिल तो हो गया संविधान संशोधन, राष्ट्रपति की दस्तखत बाकी है, वो हो जाएंगे, वो औपचारिकता है। उसके बाद फिर कोई सरकार ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकती, जस्ट इसका बनाना चाहिए। और चीजें आती, मंडल आयोग आया था, उसके बाद उसमें कितनी तरह के तमाम सारे जो है, फिर शिक्षण संस्थाओं में भी आ गया, पहले नौकरियों में आया था, बड़ा विरोध हुआ था, उसको तो इतना ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन आज वो सच्चाई है, यथार्थ है। लेकिन 79 में रिपोर्ट आई विनोद जी, वही तो हम बात कह रहे हैं कि जब हम डेवलप नेशन की तरफ बढ़ने की बात करते हैं तो 79 में रिपोर्ट आई, 90 में लागू हुई, कितने साल लगे? 11 साल लगे। तो सियासत में यही लटकते लटकते ये भारत जितने विविधताओं वाला देश है, इतना बड़ा देश है, वहां एक झटके में कोई चीजें लागू आसानी से नहीं होती, समय उसमें लगता ही है। ठीक है। और ये समय कम लगे ज्यादा लगे, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। अब आप कांग्रेस का देखें ना, जो कांग्रेस ओबीसी का लेकिन नहीं आई 2010 में, आज वो ओबीसी की डिमांड कर रही है और बाकायदा उसमें शामिल है। तो इस तरह शिफ्ट होता है स्टैंड। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मंडल का विरोध कर रहे थे, आज मंडल पे सब साथ हैं। हाँ बिल्कुल, इस वोट बैंक पर आएंगे।